बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ 8 साल की थी जब एक दिन अचानक ही मेरी माँ कहीं गायब हो गई। मैं सारे घर में अपनी माँ को सुबह सवेरे ढूंढते फिर रही थी। अब्बा नाइट ड्यूटी पर गया हुआ था। जब लौट कर आया तो मैंने अब्बा को बताया कि अम्मा तो कहीं मौजूद ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरा सीधा सादा बाप भी परेशान हो गया और सारा घर देख लिया, लेकिन अम्मा तो कहीं थी ही नहीं। और फिर अब्बा को बावर्ची खाने में से एक खत मिला। अब्बा तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैं स्कूल जाती थी, इसलिए थोड़ी बहुत उर्दू मुझे पढ़नी आती थी। अब्बा ने ख़त मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगे, रबिया बेटा, ये शायद तेरी माँ ने यहाँ छोड़ा है, ज़रा पढ़ के सुना। और जैसे ही मैंने ख़त पढ़ा तो अब्बा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अब्बा ने मुझे सीने से लगाया और न जाने कितनी देर आंसू बहाते रहे। मुझे ख़त पढ़ने के बावजूद भी समझ नहीं आया था कि अम्मा इस तरह अचानक चली गई हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे और फिर देखते ही देखते ये बात सारे लोगों की ज़बान पर आम हो गई। सभी इस बात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जैसे कुछ बहुत मज़े की बात हुई हो। मैंने अपनी क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल की, लेकिन किसी को भी मेरी काबिलियत नज़र नहीं आई। बस सब मुझे देखकर ये कहते, देखो देखो ये वही लड़की है जिसकी माँ अपने यार के साथ भाग गई और अपने शौहर और घर का भी नहीं सोचा। पास पड़ोस की आंटियाँ भी मुझे रोक रोक कर अजीब से सवाल पूछती। स्कूल जाने के लिए घर से निकलती तो लड़के मेरा पीछा करते, मुझे गलीज़ नज़रों से देखते, मेरे साथ साथ चलते हुए कहते, ए लड़की, एक रात का कितना लोगी। ये ऐसे अल्फाज थे कि मुझे जीते जी मौत का मज़ा चखने पर मजबूर कर देते थे। लोगों की चुपती हुई नज़रें और मजाक उड़ाने वाला अंदाज मेरे अंदर की खुद एतमादी को मार गया था। एक दिन फुप्पो हमारे घर आई तो उनके और अब्बा के दरमियान कमरा बंद करके बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। फुप्पो चीख चीख कर कह रही थी कि कब तक तुम एक बेवफा औरत की खातिर यूँ खुद को बर्बाद करोगे? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? दूसरी बीवी लाओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। कोई औरत आकर तुम्हारा घर संभाल ले। इस बात को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। फिर एक दिन शाम अब्बा घर लौटे तो उनके साथ फुप्पो और एक दूसरी लड़की भी मौजूद थी जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। और उस वक्त मेरे सर पर आसमान गिरा जब फुप्पो ने बताया कि रबिया, ये आज से तुम्हारी माँ है। मैं तो अब तक इस बात को ही कबूल नहीं कर सकी थी कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, कि मेरे बाप ने मेरे सर पर दूसरी माँ को ला बिठाया। मैं हैरान थी क्योंकि मेरा बाप उम्र में 40 साल के करीब था, जबकि मेरी दूसरी माँ कोई 17-18 साल की कम उम्र और खूबसूरत लड़की थी। मेरी सौतेली माँ ने मेरे करीब आकर मुझे गले से लगाया और कहने लगी, आज के बाद तुम्हें कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। ये देखकर मेरा अब्बा बहुत खुश हो गया। मैं तो इस इंतज़ार में थी कि आज नहीं तो कल मेरी माँ वापस आ जाएगी, लेकिन अब्बा ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। मेरी सौतेली माँ ने मेरा स्कूल ख़त्म करवा दिया था। न जाने उन्होंने अब्बा से ऐसा क्या कहा था कि अब्बा ने खुद ही मुझे मना कर दिया कि आइंदा मैं घर से बाहर ना निकलूं, और मैं घरदारी में लग गई। मेरी सौतेली माँ सजती संवरती रहती और मैं बावर्ची खाने में चूल्हे के आगे खुद को झुलसाती रहती। मैं जो बचपन से ही बहुत गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी, अचानक ही बदसूरत दिखने लगी थी। हालात मेरी खूबसूरती को खा गए थे, जबकि मेरी सौतेली माँ दिन ब दिन निखरती जा रही थी। अब्बा की दूसरी शादी को साल का अरसा गुजरा था कि मेरी सौतेली माँ की गोद में एक खूबसूरत सा बच्चा आ गया और अब्बा की सारी तवज्जो उसकी जानिब चली गई। मैं तो घर में एक मुलाजमा की हैसियत इख्तियार कर गई। मेरा सौतेला भाई क्या पैदा हुआ, घर के कामों के साथ साथ उसे संभालने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। मेरी सौतेली माँ रात होते ही अपना बच्चा मेरे पास मेरे कमरे में छोड़ देती और ख़ुद अब्बा के साथ कमरे में बंद हो जाती। मैं सारी रात छोटे से बच्चे को संभालती, यहाँ तक कि उसके दूध और डायपर भी मेरी जिम्मेदारी बन गए थे। थोड़े दिन भी नहीं गुजरे थे कि मेरी सौतेली माँ फिर से हामला हो गई थी। सारा दिन तबीयत की खराबी का कहकर बिस्तर पर पड़ी रहती और मैं घर और बच्चा संभालने के साथ साथ अपनी सौतेली माँ के नखरे भी उठाती। जैसे ही अब्बा काम से घर लौटते, मेरी सौतेली माँ और बावर्ची खाने में आकर खड़ी हो जाती और ऐसा मंजर पेश करती जैसे वो सुबह से काम कर रही हो। ये देखकर मेरा अब्बा मुझे बहुत कोसता कि मैं अपनी माँ को ऐसी हालत में आराम नहीं पहुँचा सकती। अब्बा के रवैये ने मुझे उनसे बदजन कर दिया था। मेरी माँ जैसी भी थी, उसके होते हुए मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना होश ही नहीं रहा था। मुझे नहाए दिनों गुजर जाते, मेरे सर में कंघी भी ना होती, खुद को आईने में देखने की फुर्सत भी न थी।
क्योंकि पे दर पे मेरी माँ ने 3 बच्चों को जन्म दे दिया था। मेरी पप्पो कभी कभार घर आती तो मेरी सौतेली माँ के साथ ही बैठी रहती और मुझे बुरा भला कहती। उन्हें तो मैं बदसूरत और बदचलन नजर आती थी। शायद ये सब भी मेरी सौतेली माँ का ही कमाल था। मुझे यकीन है एक न एक दिन तू भी अपनी माँ की तरह हमारे मुंह पर कालक पोत कर जाएगी। पप्पो के कड़वे कसैले जुमले मुझे हमेशा मेरी माँ की याद दिलाते। अपनी सगी माँ का चेहरा मुझे याद आता और मैं आंसू से रोने लगती। मेरी माँ मुझे पता नहीं क्यों छोड़ गई थी। यही तंज और ताने सुनते सुनते मैं 16 साल की हो गई। घर गृहस्थी में मेरी कोई मिसाल ही नहीं मिलती थी। कम उम्री से मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां पड़ी थीं कि मैं घरदारी में ताक हो गई थी। लेकिन सब लोग मुझे बदसूरत कहते और समझते थे। ये बदसूरती भी दरअसल मुझे मेरी माँ की तरफ से ही तोहफे में मिली थी, क्योंकि मुझे कभी इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि मैं खुद पर तवज्जो देकर अपनी खूबसूरती को बरकरार रखती, जो खुदा की तरफ से मुझे मिली थी। एक दिन मेरे चचा मेरे घर आए, जिन्हें मैं हमसे मिले हुए अरसा गुजर गया था। अम्मा के जाने के बाद से खानदान वालों ने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। चचा भी उन्हीं में से एक थे। सभी लोग हमें बुरा समझने लगे थे, लेकिन न जाने चचा अचानक कैसे आ गए थे। चचा कुछ देर अब्बा के पास बैठकर पुरानी बातें याद करते रहे। मैं चाय लेकर चचा के पास आई तो मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेंक कर कहने लगे, वाह, अपनी रबिया तो बहुत ही बड़ी और खूबसूरत हो गई है। बहुत अरसे बाद मैंने अपने लिए ऐसे अल्फाज सुने थे। फिर चचा ने अपने बेटे फरीद के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। ये सुनकर अब्बा तो हैरान रह गए। सालों बाद चचा हमारी दहलीज पर आए भी तो मेरा रिश्ता लेकर। ये बात बिल्कुल भी हैरान कुन थी। चचा की अपनी कपड़े की दुकान थी और फरीद उनका इकलौता बेटा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से शायद अब्बा को ये रिश्ता बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ था। वो चचा जो अम्मा के जाने के बाद मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, वो मेरा रिश्ता कैसे ले आए थे। चचा के जाने के बाद अब्बा ने मेरी सौतेली माँ को इस रिश्ते का बताया तो वो फौरन ही इनकार कर बैठी और कहने लगी, अभी हमारी रबिया बहुत छोटी है और हमें उसकी शादी नहीं करनी। सौतेली माँ अब्बा से कहने लगी कि तुम्हारे भाई को कौन सी घर से यहाँ खींच कर लाई है, ऐसे तो अचानक वो आ नहीं सकते, कहीं तुम्हारी बेटी का फरीद के साथ कोई चक्कर तो नहीं। अम्मा की बात पर अब्बा सोच में पड़ गया और मैं जो उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, मेरी जान निकल गई। मैं तो आज तक घर से बाहर ही नहीं निकली थी। मुझे अरबी पढ़ाने भी घर में ही उस्तानी जी आया करती थी, जिन्हें मेरे अब्बा ने मेरे लिए रखा था, और मेरी सौतेली माँ मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही थी। अब्बा कहने लगे, शायद तू ठीक कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे फ़ौरन ही रबिया को फरीद के साथ रुखसत कर देना चाहिए, वरना कहीं ये भी अपनी माँ की तरह हमें बदनाम ना कर छोड़े। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अब्बा मुझ पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं करता है। अपनी माँ के बारे में ऐसे लफ्ज़ सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँची थी। मैं आज तक यही समझती आई थी कि ये सब कुछ झूठ है और लोग मेरे खिलाफ ऐसा जहर उगलते हैं, मगर आज अपने बाप के मुंह से सुनकर मुझे अपना आप बहुत डूबता हुआ महसूस हुआ था। मेरी सौतेली माँ का पैंतरा इस बार काम नहीं कर सका था और मेरे बाप ने उनकी बातों का गलत मतलब लेकर मेरा रिश्ता फरीद के साथ तय कर दिया। मेरी सौतेली माँ तो अपने लफ्ज़ों पर ही पछताई थी, क्योंकि मैं उनके लिए मुफ्त की नौकरानी थी जिससे वो हाथ धो बैठी थी। मैंने अपनी अरबी वाली उस्तानी को अपनी शादी का बताया तो वो खुश हुई और कहने लगी कि कभी दीन के रास्ते से हट कर कोई काम ना करना। अच्छी बात है, इस शादी से तेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं जानती हूँ यहाँ तूने बहुत मुश्किलात देखी हैं। अपनी उस्तानी की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। मेरी सौतेली माँ ने ना चाहते हुए भी मुझे दुल्हन बना दिया। दूसरी लड़कियों की तरह मुझे दुल्हन बनकर कोई ख़ास खुशी महसूस नहीं हुई थी, बल्कि एक अजीब सा खौफ मेरे दिल में था। अभी काजी साहब निकाह पढ़ाने अंदर आए ही थे कि उनके पीछे पीछे एक बुरके वाली औरत अंदर आ गई। सब लोग निकाह की जल्दी में थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन निकाह के बाद जब मुबारक सलामत का शोर उठा और सबकी तरह उसने भी मेरे करीब आकर मुझे मुबारकबाद दी, तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो औरत कोई और नहीं, मेरी सगी माँ थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ हलक में दम तोड़ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं नकाब के अंदर भी अपनी माँ को पहचान गई थी। इससे पहले कि मैं अपनी माँ के गले लगती और उनसे पूछती कि अचानक ही मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई थी, मेरी फुफ्फो ने उन्हें पहचान लिया और ऐसा हंगामा खड़ा किया कि मेहमानों के बीच तमाशा हो गया। मेरी माँ जो अपनी पहचान छुपाए हुए थी, अचानक ही लोगों की नज़रों में आ गई थी।
मेरी सौतेली माँ तो गुस्से में पागल होगी और अब्बा से कहने लगी, अभी और इसी वक्त इस बदजार औरत को तलाक देकर यहाँ से निकाल दो। फुप्पो और सौतेली माँ का शोर इस कदर बढ़ा कि मेरे बाप ने दबाव में आकर उसी वक्त मेरी माँ को तलाक दे दी। मैं जो सारी जिंदगी से उम्मीद पर जीती आई थी कि एक न एक दिन मेरी सगी माँ लौट कर आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब्बा के तलाक देते ही मेरी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई थीं। अब मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ की वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा था। मेरी माँ ने आंसू भरी नज़रों से मुझे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में एक दर्द की दुनिया आबाद हो और मुझसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हों, बहुत कुछ सुनना चाहती हों, लेकिन ना वक्त ने उन्हें मोहलत दी थी और ना ही लोगों ने। सब ने उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया था। मेरी शादी वाले दिन मेरी माँ को तलाक हो गई थी। ये बात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया था कि इतने सालों बाद अचानक से मेरी माँ मेरी शादी के दिन मुझसे मिलने क्यों आई थी और इतने सालों तक वो कहाँ थी। मैं आज भी अपनी माँ को अपने बाप के साथ दोबारा खुश देखना चाहती थी, जैसे अपने बचपन में देखा करती थी। मेरी चाची ने मुझे रुखसत करवाया और अपने साथ अपने घर ले गई। मैंने ज़िंदगी में इतना खूबसूरत घर आज तक नहीं देखा था। चाची ने बताया कि शादी से कुछ दिन पहले फरीद ने घर ख़रीदा है। मुझे फरीद के कमरे में बिठा दिया गया और मैं खुद में सिमट कर रह गई। ज़िंदगी में आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था, मगर मुझे यकीन था कि आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, क्योंकि चचा और चची बहुत मोहब्बत से मुझे रुखसत करवा कर लाए थे। कुछ देर बाद फरीद कमरे में आया तो मैं शर्मा गई। फरीद ने मुझे खूबसूरत सा तोहफ़ा दिया, फिर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद फरीद तो फ्रेश होने के लिए चले गए थे, लेकिन मुझे लगा था मैं सारी ज़िंदगी अपनी जगह से हिल नहीं सकूंगी। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आए और अपनी जगह पर लेटकर सो गए। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया है। मैं सारी रात अपनी बेबसी और बदनसीबी पर आंसू बहाती रही। ना ही माँ का प्यार मुझे मिल सका था, ना ही बाप की शफकत। मैंने सोचा था कि मेरा शौहर मेरी ज़िंदगी की हर कमी को पूरा कर देगा, लेकिन मेरा शौहर मुझे नया रोग लगा गया था। अगले दिन चाची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और प्यार से कहने लगी, बेटी रबिया, फरीद के रवैये की ज़्यादा फिक्र ना करना। अगर उसने कुछ कह भी दिया हो तो दरगुजर कर देना। जवान है, पैसे की कोई कमी नहीं है, इकलौता है ना, बस इसीलिए लाड प्यार में थोड़ा बिगड़ गया है। चाची की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब ये था कि जानते बूझते उन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया। वो जानती थी कि उनका बेटा किस किरदार का मालिक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे ब्याह कर लाई थी ताकि दुनिया की नज़रों में एक अच्छे बेटे की माँ साबित हो सके। मैंने एक नज़र चाची पर डाली, जो बहुत मुतमईन अंदाज में बेड के सहाने से टेक लगाए बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उठकर वापस अपने कमरे में चली आई। मैं जान गई थी कि मुझे क्यों फरीद की बीवी बनाकर इस घर में लाया गया है। मेरी चाची को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। उन्हें तो बस अपने बेटे की ज़िंदगी में एक औरत चाहिए थी, और उनकी नज़र में मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे वो अपने मकसद के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकती थी। सच जानने के बावजूद भी मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रुखसती के वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं पलट कर दोबारा कभी अपनी सौतेली माँ के दहलीज पर नहीं आऊँगी। पहले ही मेरी सगी माँ की वजह से मेरे किरदार को भी शक की नज़र से देखा जाता था। अब अगर मैं शादी के पहले दिन ही वापस लौट जाती तो मेरी सौतेली माँ ज़माने भर में न जाने क्या कुछ कहती फिरती और मेरा हाल दोबारा वही हो जाता। मैं खामोशी से खुद पर होने वाले जुल्म बर्दाश्त करने लगी। मेरे शौहर को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो किसी भी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनकी सारी तवज्जो मर्दों की तरफ थी। वो एक ऐसे गुनाह में मुब्तला थे जिसकी बात करते हुए भी मैं खौफ से कांप जाती थी। फरीद तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। उन्हें दरअसल अपने दोस्त अजलान से मोहब्बत थी और उनका सारा वक्त उसी के साथ गुजरता था। वो अकेला इस शहर में रहता था और फरीद रातें भी उसी के पास गुजारते थे। अजलान की फरीद की ज़िंदगी में वो जगह ली हुई थी जो मेरी थी। ये गुनाह बहुत बड़ा था, लेकिन मैं अपनी मजबूरियों की बिना पर खामोशी से सह रही थी। हैरत तो मुझे चाची पर थी, जो अपने बेटे को दीन और दुनिया की बुनियादी बातें भी नहीं सिखा सकी थी। ये सोचकर मेरी रूह फना होने लगती कि फरीद ने अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी तबाह कर ली है। मैंने हिम्मत हारने के बजाय फरीद को दीन की तालीम देना शुरू की तो उसे एहसास होने लगा कि वो किस कदर बड़े गुनाह में मुब्तला है।
आहिस्ता आहिस्ता फरीद सीधे रास्ते की तरफ आ रहा था कि एक दिन अजलान ने फरीद को अपने फ्लैट में बुलाया, और जब फरीद वहाँ ना गया तो वो हमारे घर चला आया। उसने आते ही अपनी कलाई पर चाकू रखा और फरीद को धमकी दी कि अगर फरीद ने मुझे तलाक ना दी तो वो खुद अपनी जान ले लेगा। फरीद उसकी धमकी में आ गया और बिना सोचे समझे मुझे तलाक दे दी। मैं मुस्तकबिल के सपने देखने लगी थी कि फरीद अपने गुनाहों से तौबा करके मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। वो सब एक दफ़ा फिर खाक में मिल गए थे। शायद मेरा नसीब ही खोटा था। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और मेरी माँ की तरह मुझे भी तलाक हो गई थी, और मजबूरन मुझे इसी घर में वापस जाना था जो मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई जब फरीद ने ये कहकर मुझे रोक लिया कि ये तलाक उन्होंने अजलान के दबाव में आकर दी है और वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। फरीद की बात सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई थी, वहीं मुझे इस बात का दुख भी था कि अब उनके रोकने पर भी मैं रुक नहीं सकती थी। फरीद ने मुझे रहने के लिए अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन दे दिया और कहने लगे कि तुम अपनी सौतेली माँ के पास वापस ना जाओ, इसी घर में अपनी इद्दत पूरी कर लो, फिर मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँगा। जब तक तुम इद्दत में हो मैं अजलान को भी सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि फितरत के खिलाफ जाना कितना बड़ा गुनाह है। फरीद और मेरे ससुराल वालों ने इस तलाक की खबर किसी को भी ना होने दी थी और मैंने उनके घर में ही अपनी इद्दत पूरी कर ली थी। फरीद मुझसे दोबारा निकाह करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले मेरी सास ने मुझे हलाला का कहा। हलाला का सुनकर फरीद परेशान हो गया। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त न हुई कि मैं किसी गैर मर्द से निकाह करके फिर उसकी ज़िंदगी में वापस आऊँगी। उसने अपनी माँ से कहा कि वो हलाला के लिए राज़ी नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा कि एक औरत है जो कहीं दूर इलाके में एक भेड़ से हलाला करवाती है। उस औरत ने आज तक कई लड़कियों का ऐसे ही हलाला करवाया है। मेरी सास मुझे भी वहाँ ले जाएगी और भेड़ से मेरा हलाला करवा देंगी। ये सुनकर फरीद राज़ी हो गया, लेकिन मैं हैरान थी कि इंसान के बजाय भेड़ से हलाला कैसे मुमकिन है। मैंने फरीद से कहा कि ये तो एक गैर फितरी सी बात है। जैसे दो मर्द एक साथ नहीं रह सकते, वैसे कोई औरत भेड़ के साथ कैसे निकाह कर सकती है। फरीद कहने लगे, अम्मा कह तो रही हैं कि इस औरत ने आज तक कई लड़कियों का हलाला करवाया है, तो फिर यकीनन कोई बात तो ज़रूर होगी ना। तुम परेशान ना हो और अम्मा के साथ चली जाओ। फरीद के ज़बरदस्ती करने पर मैं अपनी चाची के साथ गाड़ी में बैठ गई। मेरी चाची मुझे एक दूर दराज इलाके में ले गई जो शायद शहर का आखिरी कोना था। हलाला वाली माई का पता पूछते पूछते हम एक ऐसे घर के आगे पहुंच गए जो बहुत टूटा फूटा था और उसमें एक बड़ा सा सहन था जहां बहुत से भेड़ बने हुए थे। मेरी सास ने हलाला वाली माई को बताया कि वो मेरा हलाला करवाना चाहती हैं। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, लड़की तो बहुत कम उम्र और जवान है, इसलिए हलाला के बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। उसने हलाला के 50,000 रुपये मांगे। मेरी सास को पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो फ़ौरन मान गई। उस औरत ने एक भेड़ को पकड़ा और मेरे पास ले आई। खुद से ही कुछ पढ़ने लगी और फिर मुझसे कबूल है कहने को कहा। मैं हवन्नक्स बनी सारा मंजर देख रही थी। सास के इशारे पर मैंने कबूल है कह दिया। हलाला वाली माई कहने लगी, मुबारक हो, तेरा निकाह हो गया है। बस तू मोहब्बत से इस भेड़ की पीठ पर हाथ फेर दे, फिर मैं तेरी तलाक भी करवा देती हूँ और तू जाकर अपने शौहर से दोबारा निकाह कर लेना। उस माई की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई पागल औरत हो। मैंने एक नज़र अपनी सास की तरफ देखा जो इस माई पर ऐसे एतबार करी थी जैसे वो माई कोई आलमा हो। इतने अरसे में मुझे समझ तो आ गई थी कि मेरे ससुराल वाले और फरीद दीन से पूरी तरह नाबलद हैं और उन्हें बुनियादी बातों का भी इल्म नहीं। इसीलिए तो मेरी सास को अपने बेटे के एक मर्द के साथ ताल्लुक़ की भी ज़्यादा फिक्र नहीं थी। उस माई ने मेरे हाथ फेरते ही खुद ही मुझे तलाक दे दी और कहने लगी, जा आप जाकर अपने शौहर से निकाह कर ले। मेरी अरबी वाली उस्तानी ने मुझे अच्छा खासा दीन सिखा दिया था और मैं जानती थी कि ये सब गलत है और कच्चे अकीदे के लोगों से खिलवाड़ है। जब ही तो ये माई शहर के आखिरी कोने पर बैठी थी जहाँ सिर्फ वही लोग आते थे जो दीन को अपने हिसाब और अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐसे लोगों की नज़र में ये हलाला हो सकता था, लेकिन मैं जानती थी कि ये हलाला कोई मायने नहीं रखता। मेरी सास खुशी खुशी ये समझकर मुझे वापस ले आई कि मेरा हलाला हो चुका है, लेकिन घर आते ही मैंने फरीद और चचा के आगे सारी हकीकत रख दी और हाथ जोड़कर कहा कि मैं ऐसे किसी गुनाह में मुब्तला नहीं हो सकती। चाचा थोड़ी बहुत दीन की समझ रखने वाले इंसान थे और मेरी बात सुनते ही वो समझ गए थे कि ये सब महज एक फ्रॉड है। फरीद किसी भी तरह मेरी दूसरी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा था।
चाचा ने एक आलिम से रब्ता किया तो इस मसले का बहुत आसान हल निकल आया। मेरे और फरीद के दरमियान मुबाशरत जैसा कोई ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था, इसीलिए हमारा दोबारा निकाह के लिए हलाला की ज़रूरत नहीं थी। बस नए हक महर के साथ दोबारा निकाह होना था और ये सुनकर फरीद खुश हो गया। सादगी से एक दफ़ा फिर मेरा और फरीद का दोबारा निकाह पढ़वा दिया गया था और मैं उसके साथ एक नई ज़िंदगी में दाखिल हुई थी, जहाँ खुशियाँ मेरी मुंतज़िर थीं। कुछ अरसे के बाद फरीद के ज़रिए ही मुझे पता चला कि मेरी माँ किसी लड़के के इश्क में मुब्तला होकर उसके साथ भाग गई थी, लेकिन अब वो अच्छे हाल में नहीं थी। उस लड़के ने मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की थी और कुछ अरसे अपनी हवस पूरी करने के बाद मेरी माँ को सड़क के किनारे ही छोड़ दिया था। और जब से मेरी माँ दर दर की ठोकरें खा रही थी। मैं बस लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी औलाद को दीन की बुनियादी तालीम ज़रूर दिलवाएं और ख़ुद भी दीन पर अमल करें, ताकि वो गलत जिनसी ताल्लुक़ और हलाला वाली माई जैसे लोगों का शिकार ना हो सकें। आज भी कुछ कच्चे अकीदे के लोग दीन को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं और हलाला जैसी चीज़ों के लिए नित नए तरीके ढूंढ लेते हैं। क्या आपने भी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखा है जो तलाक देने के बावजूद भी अपनी बीवियों को अपने साथ रखते हैं और इस बात को गुनाह नहीं समझते? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसे नाजुक मसाइल के लिए हमें पहले उलमाए दीन से रब्ता करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।